हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बजरंगी, कुमार, रवि, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं भाई इस क्लास की, जिसमें बात करने वाला हूं मैं आपके साथ बजट 2024 के एनालिसिस के बारे में। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है अगन। शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। देखिए, आप जानते हैं कि हर साल जनरली तौर पर यह बजट फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को लाया जाता है। यानी कि इस बार 1 फरवरी 2024 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी बजट पेश कर रही हैं। और उन्होंने इस बार के बजट में क्या कुछ खास रखा है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, पुलिस की, किसी स्टेट के एग्जामिनेशन की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, आपका हर एक एग्जाम के अंदर आपका सेंट्रल बजट 2024-25 जो है वो जरूर पूछा जाएगा। उस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए जरूरी है पूरा एनालिसिस कर लेना। तो आज की क्लास में मैं बिल्कुल वेट करा चुका हूं आप लोगों को काफी, क्योंकि बजट कल अनाउंस हो चुका था। फिर भी टाइम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करना होता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज अच्छे से डिस्कस की जाए ताकि सब कुछ बेहतर और आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चलिए भाई शुरुआत करें क्लास की। देखिए भाई, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं कि बजट का मतलब होता क्या है। इस बात को जानना जरूरी है। देखिए, हर साल सरकार क्या करती है, आने वाले अगले साल के लिए, अगला साल की शुरुआत जो होगी वो 1 अप्रैल से होगी। यानी कि अब की बार 1 अप्रैल 2024 से लेकर अगले साल के 31 मार्च 2025 तक के लिए सरकार हमारी प्राप्तियों के लिए, यानी कि रिसीट्स के लिए, और सरकार के एक्सपेंडिचर्स, सरकार की पेमेंट्स के लिए एक एस्टिमेशन करती है। सरकार की प्राप्ति और व्यय का जो अनुमान लगाया जाता है, इसी को बजट कहा जाता है। क्योंकि हमारे संविधान में बजट कहीं पर मेंशन नहीं है। इस संविधान में शब्द की जगह पर जो मेंशन वर्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण इस जगह पर लिखा है आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। इसीलिए हमारे देश का जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग, यानी कि ऑफिस जो है हमारा, जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा हर साल बजट को प्रेजेंट किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। और उसके बाद देश के जो वित्त मंत्री होते हैं या जो देश की वित्त मंत्री होती है वो फरवरी के पहले वर्किंग डे को आकर लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी एक सदन में, सामान्य तौर पर लोकसभा में, बजट को सुबह 11 बजे पेश करते हैं। भाई ये तो बात आप जानते हैं कि हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं है। एक और बात याद रखेंगे कि हमेशा बजट से एक दिन पहले हमारे पास एक रिपोर्ट लाई जाती है, वो भी वित्त मंत्री ही पेश करते हैं, जिसको इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। सामान्य तौर पर 31 जनवरी को ऐसा होता है कि यानी एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट लाई जाती है। इसके अलावा बजट को शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि बजट के प्रेजेंट होने से लेकर बजट के पास होने तक 6 स्टेप्स रहते हैं, 6 स्टेजेस रहती हैं। बजट को प्रेजेंट किया जाता है, जो अभी 1 फरवरी को हुआ है। इसके बाद जनरल डिस्कशन होगा इसके ऊपर संसद के अंदर। फिर डिपार्टमेंट्स कमिटीज के द्वारा स्क्रूटनी, जांच कराई जाएगी। उसके बाद डिमांड की जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद होगा फिर यहाँ अप्रोप्रिएशन बिल पास। और फाइनली जब फाइनेंस बिल पास हो जाएगा 6 स्टेप के अंदर, तो उसके बाद आप कहेंगे कि सर ये बजट पास हो गया है और उसको आने वाले 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। ये तो बात हो गई छोटी सी कि सर बजट आता है और किस तरह से पेश होता है। अब हम बात कर लेते हैं बजट के अंदर 2024 के बारे में क्या क्या रहा है। देखो, इंपॉर्टेंट बात यह कि इस बार जो बजट लाया गया है, इस बजट की टोटल धनराशि कितनी है, तो याद रखें भाई, इसके अंदर बजट जो लाया गया इस बार, उसकी टोटल धनराशि जो होगी, इस बार का बजट 47.66 लाख करोड़ रुपीस का होगा, जो कि वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया है। लेकिन ये बजट कैसा है, अगर सवाल पूछ लेता है, क्योंकि 2024 में आप जानते हैं चुनाव होने हैं लोकसभा के, यानी प्रधानमंत्री पद का चुनाव होना है दोबारा से। और इसीलिए क्योंकि जब चुनाव होगा और उसके बाद सरकार का गठन होगा, दोबारा से यहां सरकार बनने के बाद बजट को पेश करेगी। सामान्य तौर पर जुलाई में ऐसा होगा। इसीलिए चुनाव के वर्ष में जो बजट आता है, ये 3-4 महीने के लिए बजट होता है। उसके बाद दोबारा से इसको
फाइनल करके लाया जाता है। इस बार का जो बजट है चुनाव का वर्ष है, इसीलिए इसको अंतरिम बजट कहा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इस बार का जो बजट लाया गया है, क्योंकि अंतरिम बजट का प्रावधान है, सामान्यतः हर बार फाइनल बजट होता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 116 के अकॉर्डिंग जिस वर्ष आमतौर पर चुनाव होते हैं, उस वर्ष जो है वो इंटरिम बजट को पेश किया जाता है। बात क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे होता है, लेकिन अब की बार एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जाएगा। यानी इस बार इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट नहीं किया गया, ये बात ध्यान में रखिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरे यहां तक? चलिए, अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा, तो सरकार ने इस बार सर्वे पेश नहीं किया तो फिर क्या करा है? इस बार सरकार ने हमें यह बताया है कि पिछले 10 सालों में, जब से मोदी गवर्नमेंट है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, 2014 से लेकर 2023 के 10 वर्षों में क्या कुछ हुआ है देश की इकोनॉमी के अंदर, इस पर इन्होंने एक रिपोर्ट लेकर आई, जिसको मिनी इकोनॉमिक सर्वे बोला जा सकता है। लेकिन यह वास्तव में इकोनॉमिक सर्वे नहीं होगा, याद रखना, इस बार सर्वे नहीं है, बल्कि इस बार एक रिपोर्ट लाई गई जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी पर 10 वर्षीय एक रिपोर्ट पेश की गई है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके पास। और इस बार जो बजट लाया गया है, क्योंकि एक लक्ष्य सेट किया गया सरकार के द्वारा कि हमें 2047 तक, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स को टारगेट करना कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट होगा, एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जब हमारी आजादी का 100वां साल होगा, उस वर्ष भारत विकसित देशों की कैटेगरी में होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, जर्मनी और जापान देशों की सूची में शामिल होना चाहिए भारत। इसका लक्ष्य जो रखा गया 2047 तक, इसको पूरा करने के दृष्टिकोण से यह बजट बनाया गया है, क्योंकि ये अमृत काल कहा गया इस समय को। 2022 से 2047 के आजादी के 75वें वर्ष से लेकर आजादी के 100वें वर्ष तक जो होगा वो अमृत काल चलने वाला है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? ये अंडरलाइन करिएगा जरूर। अच्छा, इस बार जो पेश किया गया है बजट, उसमें याद रखना 4 चीजों पर मुख्यतः फोकस किया है सरकार ने। इस बार के बजट के 4 मुख्य बिंदु क्या होंगे सर? उसमें महिलाएं होंगी, युवा, गरीब और किसान होंगे। इन चारों को प्राथमिकता दी जा रही है, इस बार बजट प्रायोरिटी दी जा रही है। और हमेशा होता यही है कि जो मेजॉरिटी होती है देश में, उसको प्राथमिकता दी जाती है कई सारी चीजों में, लेकिन उसको बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिल पाता, क्योंकि यहां पर बात किसान की गई है, बात गरीबों की गई है। देश में मोस्टली लोग गरीब ही हैं, और देश में मोस्टली लोग अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, इसलिए इन दोनों को यहाँ शामिल किया गया है। ये मेजॉरिटी वर्ग है, यहाँ पर महिलाएं और युवाओं को भी इसमें केंद्र में रखा गया, ये प्रायोरिटी सेट की गई है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर कि सर इसमें और क्या कुछ कहा है सरकार ने, क्योंकि सरकार को सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी जब बजट को लाया जाता है, तो वहां इंपॉर्टेंट होता है कि बजट के अंदर, चाहे वो 47 लाख करोड़ का हो, चाहे वो 48 लाख करोड़ का हो, या कितने भी लाख करोड़ का बजट हो, उस बजट में पैसा अगर आ रहा है तो कहां से आएगा, पैसा अगर जा रहा है तो कहां पर जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको 1 रुपया मान लेते हैं या इसको परसेंटेज में मान लेते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे बजट के अंदर, जब आप इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप देखो क्या समझेंगे कि सर इस बार जो बजट आएगा, आपको अमूमन पता होगा, मैं बता के चलता हूं, इस बार के बजट के अंदर हमें 50,000 करोड़ रुपए जो मिलेंगे वो डिसइन्वेस्टमेंट करने से मिलेंगे। यानी जो सरकारी संपत्तियां हैं, जब उनको रीसेल किया जाएगा, ध्यान से जाना, जब उनको सेल कर दिया जाएगा, यहां पर सरकारी संपत्तियों को, सरकारी कंपनीज के शेयर को सेल किया जाएगा, उसे डिसइन्वेस्ट करना कहते हैं। 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो वहां से मिलेगी। उसके अलावा टैक्स एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, आप जानते हैं, उसमें डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। उसके अलावा उधार बोरोइंग्स करना होता है, दूसरे देशों से लेना हो, आरबीआई से लेना हो, किसी संगठन से लेना हो, देश की जनता से कहीं से लेना हो, बोरोइंग्स करना एक तरीका रहता है। उसके अलावा कुछ नॉन टैक्स भी रहते हैं। लेकिन जब टैक्स के बारे में बात आती है तो कई बार आपको सीक्वेंसिंग करना आता है कि सबसे ज्यादा कलेक्शन कौन सा टैक्स देगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि जब हम बात कर रहे हैं कि कितना पैसा आएगा, तो टोटल बजट का 28% जो होगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ये पूरी पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा, तो उसमें याद रखिएगा 28% बजट का जो पैसा होगा बोरोइंग्स करने से, डेट करने से, उधार लेने से हो।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 28% पैसा जो होगा वो बोरोइंग्स करने से होगा। इसके अलावा 19% जो होगा वो इनकम टैक्स से होगा। 19% जो होगा वो इनकम टैक्स से होगा, जबकि 18% जीएसटी और अदर टैक्सेस हैं। अब देखो यहां पर अमूमन क्या होगा कि आपको जो सीक्वेंस करने के लिए आता है या फिर इंडिविजुअली ये पूछ लेगा आपसे कि सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन जो होता है देश में वो कौन से टैक्स से होता है। अब तक लास्ट ईयर तक जो है वो जीएसटी नंबर 1 पर था, जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा था। अब की बार जीएसटी पीछे हो चुका, इनकम टैक्स आगे हो चुका है। पहले नंबर पर इनकम टैक्स होगा, दूसरे नंबर पर जीएसटी होगा, और 17% जो होगा वो कॉरपोरेशन टैक्स यानी जो कंपनीज के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स होगा। जो कंपनीज के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स होगा, याद रखना, तो वो यहां पर होगा 17%, वो तीसरे नंबर पर होगा। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी होगी वो 5वें नंबर पर होगी, जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, जहां पर जीएसटी नहीं लगता अभी भी, वहां एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन होता है। और उसके बाद जो है वो कस्टम का नंबर आता है 4%। बाकी जो चीजें होंगी जिसमें नॉन डेट कैपिटल यानी कि जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है सर, जो आपने कहा लगभग 50,000 करोड़, और अगर आप इसको 47 लाख करोड़ का बनाओगे तो 1% के आसपास आएगा, लगभग 1% होगा डिसइन्वेस्टमेंट से। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये 7% होगा, जिसमें आप कहोगे फी होगा, फाइन होगा, पेनल्टी होगा, ये सारे जो अमाउंट होंगे, इंटरेस्ट वगैरह रिसीव करना, डिविडेंड, ये कुल मिलाकर 7% होगा। चेंजेस नजर आना चाहिए। कस्टम क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है जो एक्सपोर्ट करने और इंपोर्ट करने पर, स्पेसिफिकली इंडिया में इंपोर्ट करने पर लगता है, क्योंकि एक्सपोर्ट मोस्टली हमारा टैक्स फ्री होता है। तो जो इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है हमारा, वो कस्टम कहलाता है। वो 4% हमें रिकवर होगा हमारे टोटल बजट की वैल्यू का। लेकिन अब ये पैसा जाएगा कहां, अगर इस बात को देखें, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा अभी देश के अंदर पैसा। तो हमारे देश की सरकार जो है लगभग 20% जो पैसा है, आप अंदाजा लगाइए कि 47 लाख करोड़ का 20% यानी 50 लाख करोड़ का 1/5 हिस्सा, अप्रोक्सीमेशन में बात करूं तो 11 लाख करोड़ के आसपास जो होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जाएगा ब्याज देने में, जो कि सबसे बड़ा खर्चा होगा। 11 लाख करोड़ के नियर बाई जो होगा वो ब्याज देने में जाएगा, जो सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है। इसके अलावा देखो यहां पर याद रखिएगा, 20% पैसा ही सरकार क्या करेगी, यहां पर राज्य सरकारों के साथ शेयर करेगी। यानी 20% पैसा जो होगा वो राज्यों को दे दिया जाएगा शेयर के रूप में, ये उनका हिस्सा हो जाएगा भाई राज्यों का। उसके अलावा 16% पैसा जो होगा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, जो केंद्र सरकार योजनाएं चलाती है, अपनी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं, 16% पैसा उसमें खर्च हो जाएगा। यहां पर 8% पैसा जो होगा वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है ऐसी स्कीम जो कि सेंट्रल के द्वारा शुरू की गई और उसके अंदर काफी हिस्सा जो है वो सेंट्रल के द्वारा होगा, लेकिन केंद्र और राज्य मिलकर उस योजना को पूरा करते हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं होती है, लाइक मनरेगा के अंदर जो खर्च होगा वो 75 और 25 में शेयर में डिवाइड होगा। सेंट्रल द्वारा स्पॉन्सर्ड होंगी राज्य की योजनाएं जिसमें सेंट्रल द्वारा पैसा दिया जाएगा, वहां पर 8% पैसा खर्च होगा। सरकार डिफेंस के मामले में भी 8% खर्च कर रही है। डिफेंस में हमें ऐसा रियलाइज होता है, डिफेंस में बहुत पैसा लगातार खर्च हो रहा होगा, नहीं, कुल बजट का 8% पैसा ही डिफेंस में खर्च होगा। तो ये काफी बड़ी वैल्यू बन जाती है। 50 लाख करोड़ का बजट है लगभग, उसका 8% है ये। और इसी प्रकार याद रखना 6% जो है वो सब्सिडी देने में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सिडी जो हमें गैस सिलेंडर कम रेट पर मिलता है, जो यूरिया हमें कम रेट पर मिलता है, जो बिजली हमें कम रेट पर मिलती है, ये जो सब्सिडी कहलाती है हमारे लिए, ये लगभग 6% है कुल बजट का। यानी 50 लाख करोड़ का 6% यानी करीब करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के इसमें खर्च हो जाते हैं भाई। इसके अलावा देखो यहां पर पेंशन जो होता है वो 4% जाएगा, बाकी एक्सपेंडिचर होंगे। फाइनेंस कमीशन के बेस पर जो शेयर किया जाएगा वो 8% होगा। तो मुख्य तौर पर आपने देखा कि अब की बार जीएसटी नंबर 1 नहीं होगा सर टैक्स देने के मामले में, इनकम टैक्स नंबर 1 जीएसटी नंबर 2 पर होगा। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा खर्चे जो होंगे उसमें इंटरेस्ट को पे करना है 20% का, और 20% है राज्यों को दे देना केंद्र की तरफ से जो शेयर होगा उनके टैक्सेस के अंदर, ये दूसरे नंबर पर होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई यहां तक? चलिए भाई,
यादव भाई, शुभम। चलिए भाई आगे बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, बिल्कुल टारगेट करिएगा ध्यान से इसमें। अब देखिए, जब आप बजट को अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैंने आपको समझाया है कि हर चीज को आपको अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ उन चीजों की बात कर लेते हैं जल्दी से कि इस बार के बजट में हमारा क्या कुछ होने वाला है। देखो, हमारे देश में जो जो टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू होने वाले हैं, ये जो बाकी के राजस्व होने वाले हैं जो सेंट्रल की ओर से आएंगे, तो देखो हमारे देश में जो राजस्व प्राप्तियां होंगी, राजस्व प्राप्तियों का मतलब होता है जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स इंक्लूड होगा, यानी कि लगभग लगभग आप देखेंगे यहां पर तो 30 लाख करोड़ रुपए। अगर आप इसको राउंड फिगर में बात करेंगे तो हमारे टोटल बजट का एक बड़ा परसेंटेज होगा, करीब करीब आप देखेंगे कि 30 लाख जो करोड़ रुपए होने वाले हैं यहां पर, वो पैसा हमें कहां से मिलने वाला है? रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों के अंदर आपको याद रखना है जैसे टैक्स आता है, नॉन टैक्स के अंदर फीस है, फाइन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सारा इंक्लूड किया जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए होंगे। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, जो हमारे पास कैपिटल रिसीट्स होंगी, जो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, जिसके अंदर हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, बोरोइंग्स करेंगे, 30 लाख करोड़ के बाद यहां पर लगभग 17 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ रुपए जो होंगे वो यहां से हमें मिलेंगे। और आपको याद रखना है कि इन दोनों को मिलाने से हमारा टोटल बजट का अमाउंट आ जाता है 47 लाख करोड़ हो जाता है। अब इसमें आपको डिवाइड करके बताया हुआ है कि कहां से होगा, लेकिन इन दोनों के अंदर अब याद ये रखना है कि सर ये रिसीट तो हमारे पास हो जाएगी, लेकिन इस रिसीट्स के अंदर स्पेसिफिकली हमें लगभग लगभग इस बार 17 लाख करोड़ रुपए, 16.85 यानी 17 लाख करोड़ रुपए करीब करीब इस बार उधार लेने होंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ उधार कहां से लिया जाता है, 17 लाख करोड़ रुपए के लगभग उधार लेना होगा। इसका मतलब जो हमारी इनकम है वो हमारे बजट के एक्सपेंडिचर के मुकाबले कम है, 16.5 लाख या 17 लाख करोड़ रुपए कम होने वाली है। तो हमारे पास जो टोटल रिसीट्स आने वाली है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, वो तो हमेशा बराबर होगा। अब इसी के आधार पर हमसे जो सवाल पूछा जाएगा, देखो याद रखना, मैंने कहा लगभग 11 या 12 लाख करोड़ रुपए जो है इस बार, जो कि कुल बजट का 20% है, 12 लाख करोड़ रुपए लगभग हमें ब्याज में देना होगा, जो एक बहुत बड़े अमाउंट होता है। आप एक बात सोचिए ना, हम 17 लाख करोड़ रुपए उधार लेंगे और उसी में से 12 लाख करोड़ रुपए लगभग जो है ब्याज के देंगे, तो हमारे हाथ में क्या आएगा? आप कहोगे सर 5 लाख करोड़ रुपए भारत को मिलेंगे, लेकिन लिख जाएंगे 17 लाख करोड़ रुपए। यानी हम अपना ब्याज का पैसा जो 12 लाख करोड़ रुपए है वो उसी 16-17 लाख करोड़ में से देंगे जो उधार लेंगे। इसलिए तो कहा जाता है इंडिया एक डेट ट्रैप कंट्री है, एक ऐसा देश है भारत जो ऋण जाल में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक तरफ उधार लेता है और उसी उधार में से पुराने वाले उधार का ब्याज चुकाता है। तो ऐसा देश जिसको उधार का ब्याज देने के लिए भी नया उधार लेना पड़ता हो, उसको डेट ट्रैप कहते हैं। और भारत या भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश जो हैं वो इसी जाल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, हर कोई भाई यहां पर होगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो इस बार जो हमारे पास पैसा आने वाला है सर, वो टोटल 12 लाख करोड़ के आसपास ब्याज में होने वाला है। अच्छा, अब यहां पर याद रखिएगा कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंटली सवाल पूछा जाता है वो ये है कि हमारे पास कितना डेफिसिट होगा। यानी कि अगर हम देखें कि सर राजस्व नेचर की जो हमारी इनकम हो रही है, जिसको रेवेन्यू रिसिट कहा गया है हमारा, और जो हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो रहा है राजस्व व्यय, यहां पर हमें कितना नुकसान होगा। सिर्फ राजस्व का व्यय और राजस्व की इनकम की बात करूं मैं, तो हमें 2%, देखो ये याद करना है कि कितना परसेंट हमें लॉस होगा। इसे राजस्व घाटा कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। जब आप बजट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इस बार का राजस्व व्यय या राजस्व घाटा जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट होगा 2% ऑफ जीडीपी। ये हमेशा परसेंटेज जो निकलती है वो जीडीपी का निकलती है। याद रखना, अमाउंट जो निकलता है वो बजट के हिसाब से निकलता है, परसेंटेज जीडीपी के बेस पर होती है। इसी प्रकार से देखो यहां पर एक वर्ड आता है राजकोषीय घाटा कितना होगा, यानी इस बार जो बजट पूरा करने के लिए उधार लेना होगा। मैंने आपको बताया कि इस बार बजट पूरा करने के लिए 17 लाख करोड़ रुपए के लगभग उधार चाहिए होगा। ये 17 लाख करोड़ रुपए हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है? ये है 5.1%। हमारी जीडीपी का कितना है? 5.1% होगा इस बार का फिस्कल डेफिसिट, जो कि
उधार की वैल्यू के बराबर होगा, यानी हमें इतना उधार लेना होगा। हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट होगा, याद रखना, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब यह होता है कि हम जो उधार लेंगे उसमें से कितना ब्याज में देने के बाद बचेगा, यानी वास्तविक जरूरत कितनी। मैंने आपसे कहा हम 17 लाख करोड़ रुपए उधार लेंगे, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए ब्याज देंगे, तो भारत की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है 5 लाख करोड़ रुपए। भारत की प्राइमरी रिक्वायरमेंट कितनी है? लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है सर। और ये 5 लाख करोड़ के आसपास, देखियो यहां पर लिखा होगा 495, यानी वही 5 लाख करोड़ रुपए है लगभग, जो कि जीडीपी का कितना है? 1.5%। जीडीपी का कितना है? 1.5% ऑफ जीडीपी है। इतना हमें डेफिसिट होगा प्राइमरी, राजस्व में होगा 2.2 और फिस्कल डेफिसिट होगा 5.1%। ये बहुत काम की चीजें हैं देखो, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें बजट में वो चाहिए जो एग्जाम में आता है। क्योंकि बजट में अगर आपको सिर्फ सुनना है, कहानियां सुननी है, तो कहानियां तो न्यूज चैनल पर आ ही रही थी, न्यूज चैनल पर डिबेट हो रही, एनालिसिस हो रहे, अच्छा है बुरा है, हम उस बात में नहीं जा रहे। हमें काम ये करना है कि हमें पहला एक मकसद है हमारा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए इस एज में। उसके बाद तो जीवन भर हमारे पास बचा हुआ, हम हमेशा देखेंगे बजट को, क्या कुछ रहा, क्या कुछ खास रहा, लेकिन एग्जाम को टारगेट नहीं किया हमने तो कोई फायदा नहीं है भाई। ये बहुत अच्छा सा होना चाहिए भाई। चलिए मेरे दोस्त, अब मेरी बात समझिएगा। सर इस बार के बजट में और क्या क्या खास है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। देखो, हमेशा बजट जो कहा जा रहा है कि हमें डेवलप होना है, भारत को डेवलप करना है, और इस बार एक वर्ड क्या गया है, देखो इस बार एक शब्द बोला गया है, क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। याद रखना है, अब की बार ये पहले 2 थे, फिर 3 करे, अब 4 कर दिए। सबका साथ, सबका विकास हमने सुना था, फिर किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब कर दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी होना चाहिए। क्योंकि भारत को अगर विकसित बनाना है 2047 तक, तो सबका प्रयास होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्त, तो सबके विकास के साथ हम ओवरऑल डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर, बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में हैं, क्योंकि ये जबरदस्त चीजें जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको देख पाइए, नहीं देख पा रहे तो पीडीएफ में पढ़ेंगे साथ में, कोई परेशानी उसमें नहीं आनी चाहिए। एक बड़ी जबरदस्त योजना जिसका नाम है मनरेगा। आपने सुना होगा कि इसके बारे में सर, एक योजना हमारे देश में 2006 से चल रही है, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। 100 दिन लोगों को रोजगार दिया जाएगा हर साल के अंदर, और नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान होगा। अब इसमें आप जानते हैं कि इसको कई बार कहा गया है, स्पेशली हमारी मोदी सरकार ने, मोदी जी ने भी कहा ये कि अननेसेसरी है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है देश की। लेकिन देश के एक बहुत बड़े वर्ग को यहां से रोजगार मिल जाता है, जिनके पास काम नहीं है वो यहाँ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कर लेते हैं, इसलिए इसको खत्म भी नहीं कर पाएगी सरकार। और इस मनरेगा योजना के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, यानी 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है मनरेगा योजना के लिए, पिछली बार से भी ज्यादा है। ये बात याद रखने की होगी। एक है आयुष्मान भारत योजना, आप जानते हैं सर, ये बड़ी जबरदस्त एग्जाम के लिए है। आयुष्मान भारत, जिसमें कि गरीब परिवारों का इलाज कवर किया जाता, मेडिकल कवर किया जाता है, और ये मेडिकल कवर में उनको एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। एक परिवार के 1 साल का 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर होता है, याद रखना। और इस मेडिकल कवर के लिए सरकार ने 7500 यानी 7,500 करोड़ रुपए जो है, इस बार का बजट एस्टिमेशन रखा है 7,500 करोड़, याद रखना। इसके बाद हमारे पास एक योजना आती है जिसका नाम है मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। देखो, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है। मोस्टली हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें एक सेमीकंडक्टर चिप रहती है, जो सामान्य तौर पर ताइवान से लाई जाती है। और ताइवान पूरी दुनिया को वो इंपोर्ट करता है जनरली तौर पर, या कह लीजिए ताइवान एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया वहां से इंपोर्ट करती है। हम भारत वाले भी ताइवान से ही इंपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत जल्द ही क्या करने वाला है, अपने देश में ही सेमीकंडक्टर हब बनाने वाला है। गुजरात का एक गांव भी सिलेक्ट कर लिया गया है जहां पर ये सब चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहां पर लगभग 6,900 यानी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए जो है अप्रॉक्स में, वो इस सेमीकंडक्टर सिस्टम के लिए दिए हैं। इसके लिए मॉडिफाइड प्रोग्राम चलाए जाएंगे देश में।
सोलर पावर आप जानते हैं कि लगातार सुर्खियों में रहता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है सोलर पावर। क्योंकि हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा है मेरे दोस्त, याद रखना, उसका एक बड़ा हब है। और भारत ने क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, हमारे देश में एनर्जी का एक नया सोर्स है। और लगभग अभी तो मोदी सरकार भी कह चुकी, 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप यानी छतों के ऊपर हम क्या करेंगे, सोलर पैनल लगाएंगे। यूपी में वाराणसी में 25,000 घरों पर लगाएंगे, स्पेसिफिकली पूरे देश में लगाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात की गई है, वो भी जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को। और इसके लिए लगभग 8,500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया सोलर पावर ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, देखो ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि आने वाला समय हाइड्रोजन का होगा। आने वाले समय में ये सोलर एनर्जी और ये बाकी जो एनर्जीज हैं, इन सबको पीछे छोड़कर आप याद रखना हाइड्रोजन का दौर होगा। सबसे सस्ता और सबसे फास्टेस्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो हाइड्रोजन होगा। अभी हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने की बात चल रही है, हाइड्रोजन से बसेस चलाने की बात चल रही है, हाइड्रोजन से जापान तो एरोप्लेन चलाने की बात कर रहा है। ये सब कुछ हो रहा है मेरे दोस्त, याद रखना हाइड्रोजन, और वो भी ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। और ये आगे बढ़ावा होगा इसको। लेकिन अभी शुरुआती दौर है, यहां पर 600 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है यानी पीएलआई स्कीम, आपने सुना होगा, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ऑटो सेक्टर्स के अंदर और बाकी सेक्टर्स के अंदर जो प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई स्कीम है उनको बढ़ावा देना ताकि प्रोडक्शन एबिलिटी बढ़ा सके भारत, उसके लिए भी 6,200 करोड़ रुपए दिए गए। यानी यहां पर मनरेगा जरूरी है, आयुष्मान भारत जरूरी है, सोलर पावर जरूरी है, ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, और सेमीकंडक्टर के लिए प्रोग्राम है। जो उन सब के लिए धनराशि आपको पता होनी चाहिए। ये तो वो चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जरूरी हैं। अच्छा, इनके बाद अगर आप बात कर रहे हैं सर बजट में और क्या कुछ खास है, देखो सरकार ने एक बात कही है यहां पर कि बजट में बहुत सारे लोग जिनका जनधन खाता खोला गया था और उनके जनधन खाते में जो सरकार है वो थोड़ा थोड़ा पैसा डालती है, कभी सब्सिडी के रूप में, जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है वो आ जाती है उसके अंदर, जो स्कॉलरशिप का पैसा वो आ जाता है उसके अंदर, जो पेंशन का पैसा है वो भी आ जाता है। और ये सारा पेंशन का पैसा और स्कॉलरशिप का पैसा, सब्सिडी का, ये डीबीटी के माध्यम से आता है, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। इस डीबीटी के माध्यम से याद रखना पैसा ट्रांसफर करने से लगभग लगभग 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। यानी कि जनरली जब डायरेक्टली दिया जाता था यानी कैश दिया जाता था, और उसमें आप जानते हैं बहुत सारे लूप होल्स और कमियां थी जिस वजह से कंप्लीट बेनिफिट नहीं पहुंच पाता था। राजीव गांधी ने तो एक बार कहा भी था अपनी स्टेटमेंट में कि अगर सरकार 1 रुपया किसी गरीब के लिए भेजती है तो गरीब तक वो सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। ये लगभग में उन्होंने एक बात कही थी। इसका अर्थ उनका ये था कि मोस्टली पैसा मिड में वो कोई और ले जाता, पॉलिटिशियंस ले जाते हैं, बहुत सा ब्रोकर ले जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग जो स्टेक होल्डर है बीच में वो ले जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत जबरदस्त है और 2.7 लाख करोड़ था। चलिए मेरे बाजी, और एक कोई न्यू अनाउंसमेंट नहीं थी भाई, वो कोई बात नहीं है, बट यहां पर याद रखिएगा भाई 2.7 लाख करोड़, ठीक है। देखो एक बार याद रखिए कि बजट जितना लोक लुभावन कम होगा, जितनी नई योजनाओं से कम होगा, उतना अच्छा होगा मेरे भाई। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई सरकार हो जो चुनाव के वर्ष में हो, जिसको ये पता हो कि 2 महीने के बाद चुनाव है प्रधानमंत्री पद का, और वो सरकार फिर भी टैक्स में चेंज ना करे, वो सरकार फिर भी गरीबों को कोई पैसा अवेलेबल ना कराए, वो सरकार फिर भी कोई ऐसी स्कीम लेकर ना आए जो अट्रैक्टिव करे लोगों को। इसका मतलब ये मान लीजिए कि उस सरकार को आपके वोट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि भाई यहां पर देखो, जहां सरकार को हारने का डर हो और वो नुकसान करता है, क्योंकि हमेशा अननेसेसरी स्कीम्स लेकर आना सिर्फ वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देश के लिए नेगेटिव होता है। आपको उस समय बेनिफिट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में कि हमें ये स्कीम का फायदा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट वो बर्डन हमारे देश के ऊपर होगा, हमारे देश के रिजर्व पर होगा। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, और ये बहुत अच्छा है अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि यहां पर सरकार ने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, स्टेबिलिटी को फोकस किया गया। स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एवरीडे बिल्कुल करेंगे भाई यहां पर। तो इसीलिए याद रखो हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होने के चले गए ना, आपको पता ना, जो बहुत अच्छी पैकिंग में होता है उसके अंदर की क्वालिटी माल की खराब होती है। वो इसलिए अच्छी पैकिंग के अकॉर्डिंग आपको बहका देते हैं कि इसके अंदर माल कैसा भी हो, पैकिंग बस अच्छी होनी चाहिए। वो इस बार नहीं किया गया।
तो चलिए भाई, यहां पर यह भी कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को जो बहुआयामी गरीबी है उससे बाहर निकाला गया पिछले 10 वर्षों के अंदर, लास्ट 10 इयर्स के अंदर सरकार का दावा है। यह अलग बात है कि जो दावा कहा जा रहा है वो कैसा होगा, क्योंकि दावे को सही कहना भी गलत है कि 25 करोड़ लोगों को, देखो गरीबी से नहीं निकाला गया है बाहर, गरीबी बहुत अलग विषय है। यहां मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है जो होती, इसके अंदर का एक पार्ट होता, वहां से निकाला जा रहा है। सरकार एक योजना लेकर आई थी कोरोना काल में, आपको याद होगा जब कोरोना चल रहा था देश में, कि जिन जो स्ट्रीट वेंडर है उनके काम बंद हो चुके थे, कि आपको 10,000 रुपए का सरकार लोन देगी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, और उसमें लगभग 78 लाख स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी दुकान लगाने वाले देश भर के 78 लाख लोगों ने इस स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत ऋण की सहायता प्राप्त की है, जिससे कि उन्होंने अपने काम को दोबारा से शुरू कर लिया है, उनको वो लोन के रूप में दिया गया। बात समझ में आ रही है ना? चलिए चलिए मेरे दोस्त याद रखिएगा, तो 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता जो है वो दी गई। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा ये भी कहा सरकार ने, हम 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर जो मुफ्त भोजन है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं, यानी कि जो 80 करोड़ लोग हैं उनको जो अनाज दिया जाता है, तो याद है ना, जो अनाज दिया जाता है, जो हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था 2013 में, जिसके अनुसार देश के लगभग 82 करोड़ लोगों को इसके तहत मुफ्त अनाज या सस्ते दामों पर अनाज है वो दिया जाता है। यहां भी लगभग 80 करोड़ का अर्थ यही है कि 80-82 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, सस्ते रेट पर या मुफ्त में कराया जा रहा है। चलिए भाई, वो 5 किलो जो अनाज मिलता है बेसिकली पर मंथ का एक व्यक्ति को, उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिया गया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या होगा एग्जाम में, देखो यहां पर सरकार ने कहा कि हमने 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया है, उनको ट्रेनिंग दी है, अलग अलग तरह का काम सिखाया है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है। देखो हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है और हमारा देश विश्व का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। चाइना के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी आबादी ज्यादा है पर युवा नहीं है। भारत सबसे युवा देश है दुनिया का, और इस समय भारत के लोगों की एवरेज एज जो है वो 29 और 30 साल की है, यानी भारत में युवाओं की कोई कमी नहीं। लेकिन इन युवाओं की जनसंख्या ज्यादा होने का फायदा तब मिलेगा जब हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को ट्रेंड करेंगे, उनको कोई काम सिखाएंगे, उनकी एबिलिटी को इनहेंस करेंगे। सरकार ने इसके लिए 1.4 करोड़ यहां पर युवा को ट्रेनिंग दी है, सरकार का ये दावा है, ये भी याद रखना है। साथ ही सरकार ने कहा है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत हमने 43 करोड़ लोगों को ऋण दिया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ का जो ऋण दिया गया, याद रखना पीएम मुद्रा योजना, जिसमें महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा होगा। याद है कि मुद्रा योजना क्या है सर, हमारे देश में एक योजना लाई गई थी 2015 में, जिसके तहत जो माइक्रो यूनिट यानी छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको 10 लाख रुपए तक का जो लोन है दिया जाएगा, 50,000 से लेकर 10 लाख तक का। इसमें एक लोन की कैटेगरी शिशु होगी, एक किशोर होगी, एक तरुण होगी। शिशु, किशोर, तरुण, इस तरह की कैटेगरी वाला मुद्रा योजना का लोन लाया गया, जो कि 43 करोड़ लोन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए अब तक। 2015 में योजना शुरू हुई थी। इसके साथ इस सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आई थी, ताकि जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड वर्कर हैं, उनके लिए सरकार अवेलेबल करा सके, उनको धनराशि उपलब्ध करा सके। पीएम विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य है कि आखिरी इंसान यानी देश के हर कोने तक जितने आर्टिशंस हैं, जितने कारीगर हैं, उनको इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा सके। भाई ये इंपॉर्टेंट होने वाला है अब की बार। क्या क्या रहा? अच्छा, सरकार ने यह भी कहा यहां पर कि 4 करोड़ किसानों ने फसल बीमा कराया है, फसल बीमा का लाभ लिया है लगभग देश के 4 करोड़ किसानों ने। तो फसल बीमा उनको एक क्या कह सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सर फसल बीमा जो होता है वो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है बताइए? कि सर अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, चाहे वो बारिश पड़ने से हो, चाहे वो सूखा सा हो, चाहे वो कोई जानवर के फसल को नष्ट कर देने से हो, उसकी पूरा का पूरा जो अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से किसान की फसल अगर किसी भी हालत में बर्बाद होती है तो जो उसकी इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको कंप्लीट अमाउंट का क्लेम देती है, और यहाँ 4 करोड़ किसानों ने इसका फायदा उठाया है, ये बताया गया इसके अंदर। और साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 12 करोड़ किसानों को
जो फंड ट्रांसफर है वो दिया गया, यानी कि जो पीएम किसान योजना है जिसके तहत 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं, याद है ना भाई आपको, पीएम 6,000 रुपए जो कि 2,000 रुपए की 3 किस्त बनाकर साल के 4-4 महीनों के गैप पर दी जाती हैं, और इसमें लगभग 12 करोड़ किसानों को यह धनराशि पहुंचाई गई है। इसके अलावा जो मंडी व्यवस्था होती है, यहां पर याद रखना है, मंडियों को ई नेम किया जा रहा है, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, यानी कि इसको ऑनलाइन किया जा रहा है, और सारी मंडी और उसमें होने वाला काम जो होगा वो ऑनलाइन होने पे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जो मंडी व्यवस्था है वो बेहतर हो जाएगी, एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो शामिल हो जाएगा इसके अंदर, ताकि वहां की हर एक एक्टिविटीज को देखा जा सकेगा। इससे यहां पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का जो ट्रेड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो ट्रेड है, उसमें इंक्रीमेंट आया है। तो ये बहुत जरूरी है, ई नेम जो है वो मंडियों का एकीकरण करता है। महिलाओं के लिए देखो इस बार बजट में क्या कहा गया स्पेसिफिकली, जो महिलाएं हैं, याद रखना, उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% बढ़ गया है। ये बहुत अच्छी बात है अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये बात सही है। लेकिन याद रखें कि अगर महिला पढ़ जाएगी तो पूरा परिवार पढ़ जाएगा, उसका हर एक बच्चा पढ़ जाएगा। अगर महिला पढ़ जाएगी वो खुद भी स्टेबल हो जाएगी और उसके परिवार के बाकी सदस्य भी स्टेबल हो जाएंगे, और देश की आधी आबादी जो अभी वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है, हमारी आधी आबादी देश की जो हमारी कार्यशील जनसंख्या का पार्ट नहीं है, वो कार्यशील जनसंख्या का पार्ट हो जाएगी। चाहे वो ऑनलाइन काम करे, चाहे वो ऑफलाइन वर्क करे, चाहे वो किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व हो, उसका पढ़ना और स्पेशली हायर एजुकेशन में जाना बहुत जरूरी है। यहां पर कहा गया 28% की वृद्धि यहां पर है, और लगभग 43% की वृद्धि, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी लगभग आधा प्रतिशत 50% के करीब STEM कोर्सेज में, यानी कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, इंजीनियरिंग के अंदर सोचिए 43% महिलाओं को यहां पर बढ़ेगा भाई, है ना भाई। यहां पर बहुत जरूरी है NC, याद रखना, STEM कोर्सेज के अंदर महिलाओं का बढ़ना। और यहां पर सरकार ने लखपति दीदी स्कीम चलाई हुई है, जिसके तहत महिलाओं को पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। उनको कुछ अमाउंट, कुछ धनराशि दी जाती है उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्पेशली रूरल एरियाज के लिए। ये बहुत जबरदस्त है, याद रखने के लिए, लखपति दीदी स्कीम जो कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। धीरे धीरे रूरल एरियाज में भी रोजगार के नए सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत विकास करना है। देखो मैंने अभी बताया आपको कि 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक, यानी लगभग वो मुफ्त बिजली बचा पाएंगे, क्योंकि अब रूफ टॉप सोलराइजेशन होगा पीएम सूर्योदय योजना के तहत। और इस पीएम सूर्योदय योजना, मैंने कहा कि जो 1 करोड़ छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाने की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर CNG, PNG और जो बायोगैस है उसको भी लाया जाएगा। कोयले के लिए कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, पवन ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा भाई, 1 करोड़ परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप के बारे में बात इस पॉइंट में की गई। STEM क्या होता है, देखो याद रखना, STEM का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये 4 चीजों को जोड़कर बनता है STEM। उन कोर्सेज में एडमिशन हो रहे हैं लगातार वुमेन्स के, महिलाओं के। इसके अलावा याद रखेंगे, प्रधानमंत्री उदय योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री उजाला योजना लाई गई थी। देखो भाई, जो प्रधानमंत्री उजाला योजना है, इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा LED बल्ब होता है, हमें जनरली तौर पर मार्केट से 70, 80, 90, 100 रुपए का मिलता है, वो यहां मात्र 10 रुपए का एक LED बल्ब दिया जाता है, ताकि जो हमारा 100 वाट का बल्ब जलता है वो जनरली चेंज हो जाए, हर एक गरीब के परिवार में भी LED बल्ब जलना शुरू हो जाए, जिसकी अच्छी रोशनी और उसकी बिजली जो है, उसकी जो बिजली का बर्डन है उस पर वो कम हो जाए। इसके लिए सरकार ने उजाला योजना लेकर आई थी, और इसके तहत लगभग देखिए 36.9 यानी 37 करोड़ LED बल्ब जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए इस उजाला योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात याद रखना। लगभग देखो यहां पर याद होगा, सरकार एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाई थी, जिसके तहत गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है। उसमें 10 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया है। 10 करोड़ लक्ष्य लगभग सरकार पूरे कर चुकी है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। बात समझ में आ रही है बात यहां? अच्छा, इसके अलावा देखो यहां पर सरकार ने कहा है बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, ई वाहन के लिए एक बेटर सिस्टम बनाएंगे, ई बसेस को अपनाएंगे। अब जल्द ही आपके पास ई बसेस जो है लगभग सभी शहरों में मिलेंगी। ई वाहन के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए पूरा सिस्टम डेवलप करेंगे इसमें। ये नॉर्मल सी बातें हैं जिनमें आपको फैक्ट याद नहीं करना है। सॉरी। अच्छा, इसके अलावा देखो यहां पर और बात क्या कही गई सरकार के द्वारा, जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार पहले हाईलाइट करना बहुत जरूरी है भाई। सरकार ने देखो ये भी कहा है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे देश के अंदर रेलवे और जो हाईवेज हैं, उन सब के बारे में बात की जा रही है भाई। देखो मेरी बात समझ के चलो। अभी सरकार ने कहा है कि उड़ान योजना के तहत जो हवाई अड्डे हैं वो इसी प्रकार से बनते हुए चलेंगे। जो मौजूदा हवाई अड्डे हैं उनका विस्तार किया जाएगा और नए हवाई अड्डे जो है वो बनाए जाएंगे। उड़ान का मतलब क्या है जानते हो आप? उड़े देश का आम नागरिक, है ना भाई। और जो छोटे छोटे शहर है वहां देखिए कि अभी रिसेंटली जैसे अभी उड़ीसा के मलकानगिरी के अंदर एयरपोर्ट बना दिया गया है, जैसे कि सिक्किम के अंदर पैक्योंग में एयरपोर्ट बना दिया गया। तो हर छोटे शहर में एयरपोर्ट का बनाना इस योजना का हिस्सा हो। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया, देखो हमारे देश में लगभग सभी शहरों में मेट्रो रेल चलेगी और मेट्रो रेल के अलावा अब एक नमो भारत भी चलेगी जो थोड़ी ज्यादा दूरी कवर करेगी। मेट्रो रेल बहुत थोड़े डिस्टेंस को कवर कर पाती है, बहुत लोकल एरियाज में आप कहते हैं कि मेट्रो चलती है, हर कुछ किलोमीटर पर वो रुक जाती है। लेकिन थोड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करना हो तो अभी नमो भारत चलाई गई और ऐसे देश के कई हिस्सों में नमो भारत चलेगी। पहली दिल्ली से लेकर मेरठ तक चल रही है, वैसे ही अभी देश के बाकी हिस्सों में चलेगी। यहां पर एक और बात की गई है कि रेलवे के कॉरिडोर बनाए जाएंगे अलग से। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में जो एफडीआई आती है, जो फॉरेन से पैसा आता है हमारे देश में, जितना पैसा 2013 तक आता था, 2005 से 2013 के बीच में जो कांग्रेस सरकार थी उस समय, लगभग उसका दोगुना हो चुका है अभी हमारे देश में। 596 बिलियन यानी लगभग 600 बिलियन डॉलर का हमारे देश में विदेशी निवेश, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल का दोगुना है। ये बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि नए सोर्सेज यहीं से जनरेट होंगे देश के लिए। और ये तब होते हैं जब देश डेवलप कर रहा होता है, उसका बेनिफिट दूसरे देश के लोग भी लेना चाहते हैं। इसलिए देखो एफडीआई जो है वो यहां पर बढ़ चुकी है भाई। मेरी बात समझना, यहां पर तो 596 मिलियन डॉलर जो है वो एफडीआई और पहले से दोगुना हो चुकी है। इसलिए सरकार ने यहां पर इसको काम किया है। अच्छा, यहां पर और भी चीजें की गई। लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली एक सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, जो कि 9 to 14 की एज में जनरली देखा जाता है। इसलिए यह सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन भी लाया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत सभी को कवर किया जाएगा, सरकार ने कहा है। और इम्यूनाइजेशन को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा यूविन टेक्नोलॉजी के तहत। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो इस बार एक टीकाकरण अभियान चलेगा और वो होगा लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से। आयुष्मान भारत तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं उनके आवास के लिए, आपको याद है ना, 2.67 लाख रुपए की जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है। जो ब्याज है आपके लोन का वो लगभग 3 लाख रुपए का माफ हो जाता है इस योजना में। और यहां 3 करोड़ लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद अब अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया। यानी 3 करोड़ को सरकार ने कहा हमने आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब 2 करोड़ और लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। और इसीलिए मध्यम वर्ग के लिए भी नई योजना लाई जाएगी, ताकि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो भी अपना घर खरीद सके, उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा अब योजना लाकर। तो गरीब वर्ग के लिए तो आई थी योजना, मध्यम वर्ग जो है हमारा मिडिल क्लास के लिए भी योजना लाई जाएगी। इस बार के बजट में देखो ये भी कहा गया है कि सरकार जो है वो राज्य की सरकारों को, हमारे राज्य को विकसित करने के लिए जो राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, जो राज्य की सरकारें काम करेंगी, उनके लिए 75,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन होगा अगले 50 साल के लिए। देखो केंद्र सरकार राज्य को हिस्सा तो देती है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य को लोन भी देती है। जो राज्य वापस करेगा केंद्र सरकार को, तो 75,000 करोड़ रुपए का लोन अलग अलग राज्यों को दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री होगा, बिना ब्याज के। तो देश का डेवलपमेंट सिर्फ केंद्र सरकार नहीं करेगी, बल्कि देश का डेवलपमेंट राज्य की सरकार भी करने वाली है।
बात समझ में आ रही है भाई यहां तक? चलिए, हमारे देश में लगभग 60 जगहों पर G20 की बैठकों का आयोजन किया गया है। 60 ही स्थानों पर G20 की जो मीटिंग्स है वो कराई गई है भाई। और ये बताता है भारत कितना विविध है, क्योंकि हर जगह जहां जहां मीटिंग हुई वहां का अलग कल्चर जो वहां को नजर आया है भाई। और भारत में भी बेहतर तरीके से, लक्षद्वीप की बात करनी जरूरी है सर। लक्षद्वीप तो होंगे, बाकी द्वीप भी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमें मालदीव नहीं जाना। अब भारतवासियों को मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। मालदीव के प्रेसिडेंट और वहां के जो कुछ MP MLAs जो है उनकी स्टेटमेंट ऐसी थी कि भारत ने कहा हमें नहीं जाना। भारत के अंडमान निकोबार में, भारत के मिनिकॉय में, भारत के लक्षद्वीप में, भारत के बहुत सारे आइलैंड, रिवर आइलैंड भी हैं भारत के अंदर, सी आइलैंड तो है ही ऑब्वियस है, और इनको डेवलप किया जाएगा ताकि आने वाले कुछ वर्षों के बाद जो हॉस्पिटैलिटी इन एरियाज में है वो मालदीव और सेशल्स, मॉरिशस जैसे देशों के बराबर हो जाए। तो भारत वाले विदेश नहीं जाएंगे, अब विदेशी लोग भारत आएंगे घूमने के लिए, लेकिन ये भविष्य में होगा, काफी लंबा समय इंतजार करना होगा उस हॉस्पिटैलिटी का जो वर्ल्ड क्लास की होती है, जो अभी यहां पर नहीं है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, याद रखिएगा लक्षद्वीप सहित बाकी सभी जगहों पर अब कनेक्टिविटी को बेहतर करना और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा देखो, यहां फूड प्रोसेसिंग की भी बात की गई है। सरकार यहां पर कुछ जो यूरिया है उसका इस्तेमाल करने वाली है। सरकार यहां पर तिलहन के लिए, यहां पर याद रखना है कि ऑयल सीड के लिए तिलहन में आत्मनिर्भरता लेकर आनी है हमें। आत्मनिर्भर ऑयल सीड होना, यानी तिलहन के क्षेत्र में भारत जो है उसको आत्मनिर्भर बनाना होगा। जो हमारी येलो रेवोल्यूशन है वो इसी से रिलेट करता है, उसको आत्मनिर्भर बनाना होगा। डेयरी क्षेत्र में हमें डेवलपमेंट करने होंगे, और साथ में नैनो DAP यूज करना होगा। नैनो यूरिया प्लांट, नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट हम लगा रहे हैं देश के अलग अलग जगहों पर, हम उसको लगाते हुए चलेंगे भाई। तो आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान बड़ा जबरदस्त होगा एग्जाम के लिए। इसीलिए तो सरकार ने कहा है कि एक नया विभाग बनाया जाएगा देश के अंदर, एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम मत्स्य संपदा होगा। एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? मत्स्य संपदा, यानी कि जो कि फिशरमैन से रिलेटेड होगा, जो फिशरीज करते हैं देश में उन लोगों को डेवलप किस तरह किया जाए। जैसे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए होता है, डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री होता है, लाइव स्टॉक होता है, लेकिन फिशरीज के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट लाया जाएगा जिसका नाम मत्स्य संपदा। ये बहुत जबरदस्त है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए भाई आगे देखिएगा ध्यान से कि भारत सरकार ने टैक्सेशन के मामले में क्या कुछ अचीव कर लिया है। देखो भाई, तो सरकार ने हमारी टैक्सेशन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो हमारा पिछले 10 वर्षों में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, जो प्रत्यक्ष कर का संग्रह है, वो 3 गुना हो चुका। बड़ा जबरदस्त है भाई कि लोगों की लगातार आय बढ़ रही है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब लोगों की आय बढ़ रही है तो वो अपनी आय पर टैक्स दे रहे हैं भाई। इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में 3 गुना हो चुकी है वृद्धि। यहां पर याद रखना, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ITR, उनकी संख्या में भी लगभग 2.5 गुना की वृद्धि देखी गई है। ITR फिल तभी होगी जब लोगों की आय बढ़ेगी, यानी उनकी आय उस कैटेगरी में होगी जहां वो टैक्स पे कर सके भाई। हमारे देश में जब कोई भी ITR फिल करता है वहां पर 93 दिन लगते हैं उसको प्रोसेस होने में, लेकिन अब सिर्फ 10 दिन लगते हैं, क्योंकि अब सारा ही काम ऑनलाइन हो चुका है। जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग होती है। आपने ITR फिल करने के बाद वो प्रोसेसिंग होने पर कंफर्म होता है भाई आपको कितना रिफंड जो है वो वगैरह मिल जाएगा, जो TDS रिफंड कहलाता है। जो 93 दिन यानी 3 महीने के लगभग समय लगता था वो 10 दिन का लगता है भाई। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारा जो GST का औसत है लगभग 1.66 यानी 1.7 यानी 1,70,000 करोड़ रुपए GST से हर महीने आते हैं सरकार के पास। लगभग हर महीने 1,70,000 करोड़ रुपए GST से आते हैं। लगभग हमारे देश में जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो 38 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हो रहा है। 38 लाख करोड़ का लगभग जो है वो टैक्स कलेक्शन हो रहा है सरकार को, जिसमें डायरेक्ट टैक्स भी है और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी है। और याद रखना इस क्वेश्चन में कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम है भाई। डायरेक्ट टैक्स ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको ये लग रहा होगा कि सर ये पॉइंट ही तो है खाली, नहीं दो। जब स्टेटमेंट बनाई जाएगी तो पूछेगा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बीच में क्या संबंध है। इन दोनों को मिला के 38 लाख करोड़ का होगा, जिसमें डायरेक्ट का पोर्शन बड़ा होगा और इनडायरेक्ट का पोर्शन कम होने वाला है। इसके अलावा याद रखिएगा इस बार हमारे टैक्स के अंदर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया।
याद रखिए, कोई भी नया टैक्स इंपोज नहीं किया गया और कोई पुराना टैक्स हटाया भी नहीं गया। अमूमन चुनाव के वर्ष में हमेशा ऐसा होता है कि टैक्स में बेनिफिट दिए जाते हैं। अब की बार ऐसा कोई नहीं है। जो 7 लाख रुपए तक की किसी व्यक्ति की इनकम है, साल की 7 लाख तक, उस पर 0 टैक्स बनेगा। वो प्रोविजन पिछले साल था और इस साल भी सेम है। कोई इनकम टैक्स चेंज इस बार नहीं किया गया है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स चेंज नहीं किया गया है। और जो हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं पेंशन फंड वगैरह में, वो हम वैसे ही कर सकते हैं, अभी 2025 तक कर सकते हैं। कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। वही टैक्स की स्लैब जो पिछले साल थी, वही टैक्स की स्लैब इस साल भी कंटिन्यू होने वाली है। इसमें कोई बड़ा बदलाव आपको नजर नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। जो पुराना टैक्स सिस्टम है वही रहेगा। तो इस बार देखो, पिछली बार जो बजट रहा है 2024 का, वो बजट रहा था 44.9 यानी लगभग 45 लाख करोड़ का, जिसका राजकोषीय घाटा जो उधार से आता है 5.8% रहेगा। पिछली बार का जो बजट है 45 लाख करोड़ का, उसके अंदर याद रखिएगा 5.8% का राजकोषीय घाटा है। और उस बार पिछले साल लगभग 27 लाख करोड़ सारे टोटल रिसीव जो बिना बोरोइंग्स के वो इतनी है, और लगभग बोरोइंग्स करनी पड़ी है बाकी पैसे की। अब की बार का जो बजट है याद रखना, उसका घाटा 5.1% है। मैंने बताया अब की बार का जो घाटा होगा वो 5.1% का होने वाला है। फिस्कल जो जीडीपी का होगा 2026 तक, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इस घाटे को 4.5% करने का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा लगातार चल रहा है देश में कि इस घाटे को हमें 4.5% करना है, याद रखना भाई। इसके अलावा हमें जो विनिवेश होगा बड़ा जबरदस्त है, याद रखना 50,000 करोड़ रुपए से। मैंने बताया आपको पहले ही कि इस बार जो विनिवेश होगा वो 50,000 करोड़ रुपए जो होंगे वो विनिवेश से प्राप्त होने वाले हैं। इस बार जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रहेगी वो लगभग 10.5% रहेगी नॉमिनली। जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5%। जो इतनी जीडीपी है उसमें एक साल में इतना इंक्रीमेंट नजर आएगा। जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय है उसमें 50% की वृद्धि हो गई है भाई। एवरेज है क्योंकि ये, और अगर आप मुकेश अंबानी की इनकम बढ़ेगी तो एवरेज सबका बढ़ेगा, गौतम अडानी की इनकम बढ़ेगी तो एवरेज सबका बढ़ेगा, शिव नादर की इनकम बढ़े, रतन टाटा की इनकम, किसी की भी इनकम बढ़े, लेकिन एवरेज सबका बढ़ जाता है। इसीलिए याद रखना सबकी एवरेज इनकम में 50% की वृद्धि हो चुकी है। और सरकार एक श्वेत पत्र लाने वाली है। सरकार लोगों को बताने वाली है चुनाव से पहले, मुझे लगता है लगभग, कि मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी जो पिछली सरकार ने किया था 2004 से 2014 तक, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, जो इकोनॉमिस्ट के इतने बड़े रहे व्यक्ति हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार के अगेंस्ट एक श्वेत पत्र लाया जाएगा जिसमें मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी को हाईलाइट करेगी सरकार। तो देखते हैं भाई क्या कुछ बताएगी इसके अंदर सरकार। और फिलहाल ये इंपॉर्टेंट हो, व्हाइट पेपर लाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि यहां पर लगभग हम बहुत ज्यादा युद्ध के लिए तैयारी करने वाले हैं। डिफेंस को मजबूत करने के लिए हम यहां पर डिफेंस में नए हथियार, नए विमान, नई चीजें खरीदेंगे और डीप टेक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हो जाए। मजबूत बनाएंगे भविष्य में किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए, तो नए हथियारों को खरीदा जाएगा। अब यह सवाल यह है कि कितना कितना पैसा किस मंत्रालय या डिपार्टमेंट को दिया गया, ये आपसे पूछने वाले हैं भाई। यहां पर थोड़ा सा बता दे भैया, थोड़ा बता दो भाई। पॉइंट नहीं आया आपका यहां पर क्या है। आई एम श्रवण कुमार। चलिए भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर इस बार 6.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को इस बार 2.78 लाख करोड़ होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए इस बार 2.55 लाख करोड़ होंगे। कंज्यूमर अफेयर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2.13 लाख करोड़ होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए, गृह मंत्रालय को लगभग 2.03 लाख करोड़ होंगे। रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.77 लाख करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर को 1.68 लाख करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.37 लाख करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर को 1.27 लाख करोड़ है। इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं, यहां लाख करोड़ नहीं लगाएंगे, 385 करोड़, 385 करोड़ रुपए इस बार इलेक्शन कमीशन को मिलेंगे। पूरा चुनाव का आयोजन करना है, 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के। हेल्थ मिनिस्ट्री को 90,000 करोड़ रुपए जो है वो मिलने वाले हैं। 90,000 करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री
स्वास्थ्य मंत्रालय के होंगे। आयुष मंत्रालय को 3,712 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। खेल मंत्रालय को अब की बार 3,442 करोड़ मिलने वाले हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को 3,265 करोड़ मिलेंगे। जल शक्ति मंत्रालय को 98,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जो अर्जुन मुंडा जी के पास है 13,000 करोड़ होंगे। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को यहां पर 14,225 लाख करोड़ मिलेंगे। एक्सटर्नल अफेयर के लिए 22,000 करोड़ मिलेंगे। जहाज मंत्रालय के लिए 2,300 करोड़ रुपए होंगे। इलेक्शन कमीशन तो मैंने बता ही दिया था 385 करोड़ होंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए 2671 करोड़ रुपए होंगे। बच्चों के लिए लगभग 1,09,000 करोड़ रुपए, 1,09,000 करोड़ रुपए स्पेसिफिकली बच्चों के लिए देखो यहां पर होने वाले हैं। तो 1,09,000 करोड़ रुपए बच्चों के लिए होंगे। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये पूरा प्रोविजन इस बार बजट में होगा। मैंने कहा ना कि बजट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और बजट पर कल से लगभग हर जगह क्लासेस अवेलेबल है। ऑब्वियस है, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बस याद रखें कि उन लोक लुभाव यानी उन पॉइंट्स को टारगेट नहीं करना जो एग्जाम का विषय नहीं हो सकते, वो पॉइंट टारगेट कीजिए जो एग्जाम का विषय होंगे। अब यहां बड़ा सवाल ये कि सर इस बजट को हमने पढ़ तो लिया, हाईलाइट कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी पीडीएफ में आपको दूंगा, उसको भी अपने पास रखिएगा संभाल कर, उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। लेकिन अब इस पर बेस्ड एमसीक्यू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस पर बेस्ड एमसीक्यू हमने एक बार कर लिए ना तो मुझे लगता है पूरे साल के लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जल्द ही, यानी आज हमारा फ्राइडे, हम इस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इसमें एक क्लास लेकर आऊंगा 2024 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो आया नहीं अब की बार। वैसे तो इस पर हम एमसीक्यू करेंगे ताकि किस किस तरह से क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, उसमें एक बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो मैं यहीं पर लेकर आऊंगा, इसी चैनल पर लेकर आऊंगा आने वाले 2 दिनों के बाद। तो जुड़े रहिएगा यहां पर, उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा कितनी तैयारी आपने कर ली है। तो सभी लोग जितने भी लाइव है भाई, एक बार सभी इस इवेंट को शेयर कर दे भाई, क्योंकि जरूरी है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और बेहतर कंटेंट हम आपको डिलीवर करते रहेंगे। कैरियर विल की ओर से ये वादा है आप लोगों का के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।